हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस परिवार एजी साइंस में। साथियों, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने से पहले दिमाग में बहुत बड़ा सवाल होता है कि तैयारी कहां से करें, कौन सी बुक्स पढ़े, कौन सा मैटर पढ़े जिससे हम नंबर अच्छे से अच्छा अपना स्कोर बना सकें। रियल में अगर देखें तो हमने 6th 10th या 12th या फिर ग्रेजुएशन में जो भी किया था उसमें एक फिक्स बुक चलती थी जिसकी अच्छे से स्टडी करके हम एक अच्छा स्कोर बना पाते थे। लेकिन जब बात कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आती है तो उसमें हमें सबसे बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि कौन सी किताबें पढ़ें, जो पढ़ रहे हैं वो सफिशिएंट होगा, वो ऑथेंटिक होगा, या जो मैटर हम पढ़ रहे हैं। कई बार क्या होता है, चीज़ों इतनी डीपली भी कई गाइड ले आते हैं, कई कोचिंग संस्थाओं में चीज़ें इतनी डीपली पढ़ा लेती हैं कि पर्सन इतना ईजी बनता है और वो भी हम नहीं कर पाते। मैंने भी ऐसे बहुत से अपने कॉम्पिटिटिव करियर में जहां पर मैंने खुद स्टडी की है, कई सालों से मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवा रहा हूं। मैंने 6 से 10th भी पढ़ाई है साइंस, इसके अलावा 11th 12th में बायोलॉजी पढ़ाई है। मैंने खुद इस चीज़ को नोट किया है कॉम्पिटिटिव लाइन में खास करके कि बहुत से ऐसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट होते हैं जो रियल में काबिलियत रखते हैं एक अच्छा स्कोर करने की, लेकिन उनके पास सही मैटर ना होने के कारण वो अपनी जो एनर्जी होते हैं, अपना पूरा एफर्ट है, वो पूरा कोशिश करते हैं चीज़ों को डीपली पढ़ने में और अलग अलग बुक्स लेकर आ जाते हैं। चीज़ों को अच्छे से समझने की बजाय वो ज़्यादा मैटर में घुस जाते हैं जिनके कारण वो उतना बेहतर नहीं कर पाते जिनकी रियल में वो काबिलियत रखते हैं। तो आज इसी टॉपिक को लेकर बात करने वाले हैं। खास करके अगर बात करें टीचिंग एग्जाम के लिए, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो या रीट के लिए हो, अधिकतर टीचर्स आपको सजेस्ट करते हैं कि 6 से लेकर 10 तक की बुक पढ़िए। अब उसमें भी एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन आ रहा है कि आरबीएसई की बुक पढ़ें या आरबीएसई की बुक पढ़ें या एनसीईआरटी की बुक पढ़ें, क्योंकि अब जो वर्तमान का जो सिलेबस या पैटर्न जो चल रहा है वो पूरा एनसीईआरटी बेस है। इससे पहले की अगर बात करें तो बोर्ड्स की जो क्लासेस हैं उनके अलावा सभी में एनसीईआरटी चल रही थी और उनमें आरबीएसई चल रही थी, लेकिन वर्तमान में जो सेशन चल रहा है उसमें कंप्लीटली रूप से एनसीईआरटी लागू हो चुकी है। लेकिन अब बात करें लास्ट रीड तक तो आरबीएसई इंपॉर्टेंट थी, तो क्या अभी भी आरबीएसई पढ़नी चाहिए या एनसीईआरटी हमें पढ़नी चाहिए। और दूसरा एक इंपॉर्टेंट अपना टॉपिक इसी में शामिल करेंगे, किस प्रकार से इन बुक्स को अच्छे तरीके से समझें और किस प्रकार से एक अच्छे रूप से इनको तैयार कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ऐसे ही हेल्पफुल और जो स्टडी रिलेटेड कंटेंट है वो आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आरबीएसई की। देखिए, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है उसकी जो पैटर्न पहले जो चलता था उसमें जो अब बुक्स अगर जिसने पहले से पढ़ रखा है, देखिए सीधा सीधा जवाब देना कि आरबीएसई पढ़ लीजिए या एनसीईआरटी, ये थोड़ा सा कठिन होता है, क्योंकि जो लगातार इस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने एनसीईआरटी और आरबीएसई दोनों को पढ़ा है, उनको अच्छे से पता है कि आरबीएसई की जो बुक्स होती हैं वो मोस्टली फैक्ट्स पर आधारित होती है। उनमें चीज़ें बिल्कुल सिंपल तरीके से फैक्ट्स सीधे दे रखे होते हैं, चीज़ों को इतना घुमा फिरा के इनडायरेक्ट रूप से ना बताकर डायरेक्ट बताया हुआ होता है। और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उनको आरबीएसई पढ़ना अच्छा भी लगता है इसी कारण से, क्योंकि चीज़ें साफ साफ क्लियर दे रखी होती है। वहीं बात करें एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी की बात करें तो ये पूरे रूप से बच्चे पर आधारित होती है कि बच्चे को किस प्रकार से ज़्यादा वो एक्टिविटी करे, वो चीज़ों को खुद आंसर निकालने की कोशिश करे, टीचर सिर्फ हेल्प करे थोड़ी सी, तो उसमें एक्टिविटी ज़्यादा होती है, चीज़ें कॉन्सेप्ट ज़्यादा होते हैं। जबकि आरबीएसई में फैक्ट्स ज़्यादा होते हैं। जो कॉम्पिटिटिव लाइन वाले जो स्टूडेंट हैं उनको अच्छी लगती है आरबीएसई एनसीईआरटी की बजाय। लेकिन अगर बात करें, देखिए आरबीएसई का पैटर्न पहले चलता था, अब तक की जो रीट हुई है उसमें आरबीएसई बहुत इंपॉर्टेंट थी, लेकिन वर्तमान में एनसीईआरटी का पैटर्न चलता है, उसमें कॉन्सेप्ट अच्छे होते हैं। इसके अलावा पढ़ना थोड़ा सा हमें बोरिंग जरूर लग सकता है, क्योंकि वो पूरी रूप से बच्चे को आधार बना के बनाई जाती है। लेकिन इसके भी आप जो सार वाली बुक आती है, हेराल्ड की बुक है, जैसे मैंने साइंस की हेराल्ड की बुक भी एक पढ़ी है, इसके अलावा फर्स्ट रैंक की है, उसमें चीज़ों को सिंपल वे में भी दे रखा है। या मोस्टली मैं तो आपको अभी भी यही सजेस्ट करूंगा, आप जो खुद इनकी एनसीईआरटी की बुक चलती है उन्हीं को हाईलाइटर के माध्यम से या फिर एक शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं उनका भी। इसका मतलब ये नहीं है कि आरबीएसई को पूर्ण रूप से इग्नोर किया जाए। मैं तो यही स्टूडेंट को सजेस्ट करता हूं कि आरबीएसई ज़्यादा बेटर है एनसीईआरटी की तुलना में, क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम में जो पर्सन बनते हैं वो डायरेक्टली आरबीएसई के फैक्ट्स पर आधारित होते हैं, खास करके अपने रीट जैसे एग्जाम में। और रीट में ही अगर बात करें तो खुद माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इसे कंडक्ट करवाता आया है और संभावना है फर्स्ट एग्जाम जो प्री होगा, यानी जो मेन पात्रता होगी वो यही करवाएगा, और सेकंड एग्जाम का भी क्लियर नहीं है, संभवतः इसे भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यदि करवाता है तो आरबीएसई को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। और एनसीईआरटी वर्तमान का एक अपना पैटर्न चल रहा है, पूरा एनसीईआरटी बेस्ड पे बुक चल रही है, तो एनसीईआरटी भी पढ़ना पड़ेगा। देखिए इतनी सारी मार्केट से बुक्स लेकर आते हैं, अलग अलग एक ही सब्जेक्ट का एक ही मैटर की अलग अलग बुक लेकर आते हैं। वहीं पर यदि उन पर इतना ध्यान देने की बजाय अगर हम एनसीईआरटी और आरबीएसई में जो कॉमन टॉपिक्स है, आप देखिए किसी भी बुक का सिलेक्शन करने से पहले आपका सिलेबस में जो टॉपिक है, जैसे सिंपली अगर बात करें कि आपको दोनों में सिलेबस दिखा देता हूं, एनसीईआरटी और आरबीएसई में किस प्रकार से किताबें दे रखी हैं। एक ही चैप्टर का थोड़ा सा नाम बदल रखा है, उसका तरीका, उनकी शैली की बात करें, आरबीएसई की शैली थोड़ी सिंपल रहती है, एनसीईआरटी में थोड़ा सा समझाने के बेस पर क्वेश्चन मार्क वाले ज़्यादा टाइप के पर्सन होते हैं, और बच्चे से ज़्यादा एक्टिविटी करा सके, ज़्यादा से ज़्यादा खुद आंसर निकाल सके, इस प्रकार का जो कॉन्सेप्ट पूरा एनसीईआरटी पे चलता है। एनसीईआरटी में जिस प्रकार से हमने पढ़ा है पूरी एनसीईआरटी उसी पर बेस्ड है। तो मेरा यही सजेशन है कि आप टॉपिक में, आप जो भी टॉपिक है, जैसे बहुत से स्टूडेंट मुझसे कह रहे थे कि सर आप साइंस की जो है वो आप 6 से 10 तक की बुक करवा दीजिए। मैं कोशिश करूंगा आपका अगर अच्छा साथ और प्यार जो बना रहा जिस पैनल पर अब तक जो बनाया है, और अपना जो ये टॉपिक भी शुरू करने जा रहा हूँ 6 से लेकर 10th चैप्टर वाइज,
उसमें मेरा मेन फोकस होगा आरबीएससी और एनसीईआरटी दोनों में एक ही टॉपिक है। जैसे भोजन का टॉपिक है तो उसमें जो भी पर्सन बन सकते हैं दोनों बुक्स को लेकर, उसको मैं कलेक्ट कर यहाँ वीडियो के माध्यम से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा और कोशिश करूंगा उनकी पीडीएफ भी बनाकर आप तक शेयर कर सकूं। तो मेरा मेन मकसद एनसीईआरटी और आरबीएससी दोनों पर फोकस रहेगा, क्योंकि मैं इग्नोर नहीं कर सकता इन चीज़ों को। मैं जानता हूँ इस टॉपिक को लेकर आपने अलग अलग वीडियोज़ देखी होगी, अलग अलग लोगों की राय ली होगी, किसी ने आपको एनसीईआरटी तो किसी ने आपको आरबीएससी बताई होगी। लेकिन मेरा पर्सनल सजेशन आप सभी के लिए यही है कि आप मार्केट की इतनी सारी बुक्स लेकर आते हैं, इतना सारा मैटर जुटाते हैं, अलग अलग एक्सपर्ट्स की, टीचर्स की वीडियोस देखते हैं, इतने सारी चीज़ें कलेक्ट करने के बावजूद भी आप किसी ऑथेंटिक और सिलेक्टेड मैटर को कैसे इग्नोर कर सकते हैं। और आपके दिमाग में अगर ये बात है कि दोनों में लिखा हुआ मैटर बहुत ज़्यादा अंतर है इनमें, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। लगभग चीज़ें समान सी हैं, बस थोड़ा बहुत अंतर देखने को मिलता है इनकी शैली में, इनको समझाने के तरीके में। कहीं पर फैक्ट्स है तो कहीं पर कॉन्सेप्ट है। आप मेन वर्तमान में जो पैटर्न चल रहा है एनसीईआरटी का, उस पर फोकस करके चलिए और साथ ही साथ आरबीएससी में भी उसी चीज़ को थोड़ा सा रिवाइज करने की कोशिश करें। आपको चीज़ें लगभग समान मिलेगी, थोड़ा बहुत अंतर मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए आपको बताता हूँ कि जैसे क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर है साइंस के अंदर, जहाँ पर एक में लिखा हुआ है भोजन के स्रोत, वहीं पर दूसरी में लिखा हुआ है भोजन ये कहाँ से आता है। अब चीज़ें लगभग समान हैं, उनको बताने का तरीका थोड़ा सा अलग हो सकता है, मैटर इसमें फैक्ट्स अलग समान मिलेंगे। तो चीज़ों को इग्नोर ना करें, कुछ अलग चीज़ें आपको देखने को भी मिल सकती हैं। इसलिए ऑथेंटिक मैटर है, सिलेक्टेड मैटर है, इसको इग्नोर ना करें। आप मेन फोकस एनसीईआरटी पर करके रिवीजन के लिए आप चाहे तो आपके पास हार्ड कॉपी नहीं आरबीएससी की, तो एक सेल्फ स्टडी नाम से एक ऐप है, उस पर डाउनलोड कर लीजिए आप। उसमें आरबीएससी एनसीईआरटी आपको दोनों ही मिल जाएगी, उसके सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे एनसीईआरटी वगैरह के। तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। ये किसी प्रकार की कोई स्पॉन्सरशिप बिल्कुल नहीं है, आपकी सुविधा के लिए आप ये डाउनलोड कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि कितना मैटर लगभग सिमिलर है। और टॉपिक्स आपके जो हैं आपके सिलेबस के अंदर, जैसे रीट का सिलेबस जल्द ही आ जाएगा, उसको देखने के बाद आपको पता चलेगा कि भोजन का अगर टॉपिक है तो आपके 6th 7th 8th 9th कौन सी भी बुक में कौन कौन सी किताबों के अंदर ये टॉपिक दिया हुआ है, उसको दोनों को देखने की कोशिश जरूर करें। चीज़ों को बिल्कुल इग्नोर ना करें, क्योंकि चीज़ें काफ़ी सिलेक्टेड और ऑथेंटिक हैं ये। इसके अलावा पढ़ने का सही तरीका यही रहेगा कि पहले आप चीज़ों को चैप्टर वाइज, आप जैसे 6th क्लास है तो उसको चैप्टर वाइज कंप्लीट कर लीजिए, 6th 7th और 10th तक आप कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद आप टॉपिक वाइज इस चीज़ों को फिर से रिवाइज करने की कोशिश करें, पैटर्न को थोड़ा सा बदले। क्योंकि कई बार क्या होता है, स्टूडेंट पूछते हैं सर हम बहुत मेहनत करते हैं लेकिन हमारा स्कोर वैसा नहीं रहता जैसी हमें उम्मीद रहती है। क्योंकि उनके पीछे का एक सबसे बड़ा कारण अगर आपको बताऊं तो एक सिंपल सी लाइन है, इफ़ यू चेंज नथिंग नथिंग विल चेंज, इफ़ यू आर डूइंग द सेम यू विल गेट द सेम। यानी आप जब तक कुछ नहीं बदलोगे तो आपको कुछ अलग नहीं मिलेगा। आप सेम तरीके से सेम चीज़ों को ही पढ़ोगे तो रिजल्ट भी आपका सेम रहेगा। चीज़ों को थोड़ा अलग अलग तरीके से तैयार कीजिए। जैसे आपने बहुप्रतिक्रिया का नियम पढ़ा होगा, तो एक ही चीज़ को अलग अलग क्रियाओं के द्वारा करने की कोशिश करें। आपको एक ना एक तरीका तो आपके लिए सूटेबल जरूर रहेगा। इसलिए जो मैटर है वो बिल्कुल ईजी है, बस हो सकता है हमारा पढ़ने का तरीका ही थोड़ा गलत हो। तरीका बदलने की कोशिश करें, वस्तु को या कॉन्सेप्ट को या फिर मैटर को बदलने की कोशिश ना करें। मैटर लगभग समान सभी में मिलता है। आप अपना तरीका थोड़ा सा सुधारिए, चीज़ों को याद करने का, चीज़ों को लंबे समय तक कैसे याद रख सकते हैं उसको लेकर भी एक वीडियो लेकर आऊँगा। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी को अगर वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।